आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री एकेडमी फॉर यू पे। हमारा आज का चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति और वर्ग। इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर 3 के बारे में पढ़ाया है। हमारे आज के टॉपिक हैं सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, उचित जीविका, अक्षत्रिय राजा, जाति और सामाजिक गतिशीलता, 4 वर्णों से परे एकीकरण, 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। इन सभी पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उचित जीविका, जीविका जिससे कि लोग अपने जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन का संचालन करते हैं, उसको जीविका बोलते हैं। धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित मानी गई थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों की अपनी अपनी जीविका थी, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मणों का कार्य होता था वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना। क्षत्रियों का कार्य होता था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, दान दक्षिणा देना। ये सारा जो कार्य होता था वो क्षत्रियों का होता था। वैश्यों का कार्य गोपालन, कृषि और व्यापार करना, ये वैश्यों का कार्य होता था। और शूद्रों का कार्य होता था इन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये जो तीनों के अपने अपने कार्य होते थे चारों के, और ये उनकी उचित जीविका होती थी। और ये जन्म आधारित मानी जाती थी कि अगर कोई क्षत्रिय वर्ण में पैदा होता है तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा और उसका कार्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और न्याय करवाना, ये उसका कार्य होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसी तरह वैश्यों का कार्य, इसी तरह ब्राह्मणों का कार्य, इस तरह इनके कार्य आपस में बटे हुए थे। वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियां अपनाई थी। ब्राह्मणों का मानना था कि अगर वर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन हो तो समाज अच्छे से चलेगा। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के लिए 3 नीतियां कौन कौन सी अपनाई। पहली नीति थी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय व्यवस्था बताएं। उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो देवताओं द्वारा बनाई गई है, ये एक दैवीय व्यवस्था है, तो इसको सभी को अपनाना चाहिए। दूसरी थी कि शासकों को इस व्यवस्था का पालन अपने राज्य में कराने के लिए कहते थे कि जो ये व्यवस्था है इसका पालन सभी राज्यों को सभी राज्य में रहने वाले लोगों को पूर्ण रूप से करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है वो शासकों की होनी चाहिए। थर्ड था लोगों को यह विश्वास दिलाना कि यह व्यवस्था जन्म आधारित है, कि जो यह व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको बदल सकता है, और जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाया जाएगा। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था का पालन कराने के लिए ब्राह्मणों ने इन 3 नीतियों पर जोर दिया। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। कुछ राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई। ऐसा माना गया है कि धर्मशास्त्र में माना गया है कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग होते थे वो केवल राजा बन सकते थे। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए हैं जिसमें कि जो राजा होते थे, राजवंश थे, वो क्षत्रिय कुल के नहीं थे। फर्स्ट है मौर्य वंश, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के लोग हैं, वो क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्रों के अनुसार वो निम्न कुल के माने गए थे। सेकेंड एग्जाम्पल है शुंग और कर्ण, जो कि मौर्यों के उत्तराधिकारी माने गए थे, वो ब्राह्मण कुल के माने गए थे। थर्ड एग्जाम्पल है शक, जो मध्य एशिया से भारत आए थे। ब्राह्मण उन्हें मलेच, बर्बर या अन्य देशी मानते थे। उनको बहुत ही हैय दृष्टि से देखा जाता था, और वो जो है बर्बर थे, बहुत ही आदिवासी की तरह जो है वो जीवन व्यतीत करते थे। और फोर्थ एग्जाम्पल है सातवाहन राजा, जो स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जबकि ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार जो राजा होगा वो क्षत्रिय कुल का होगा। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल देखने को आए कि जो कुछ राजवंश जो है वो क्षत्रिय वंश के न होकर या तो ब्राह्मण कुल के थे या निम्न कुल के थे, और या फिर अन्य देशों से आए हुए मलेच या बर्बर जाति के माने गए थे। तो इस तरह ये अपवाद था कि और जो वर्ण के लोग थे वो भी क्षत्रिय का राजवंश का कार्य करते थे। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित मानी गई थी। तो वर्ण अलग थे, वर्ण 4 थे, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी।
ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जाति की कोई संख्या नहीं थी। जाति भी जैसे वर्ण जन्म पर आधारित था, ऐसे ही जातियां भी जन्म पर आधारित मानी गई। जंगल में रहने वाले निषाद, निषाद जो कि जंगलों में रहते हैं और जंगलों के अपना जीवन यापन वो वहीं पर करते हैं। तो ऐसे जंगल में रहने वाले निषाद और व्यावसायिक वर्ग जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। तो जंगल में रहने वाले एक तो निषाद हो गए और दूसरे व्यावसायिक वर्ग जैसे कि स्वर्णकार है, बढ़ई है, या फिर लोहे का काम करते हैं, लोहार है। तो ये जो व्यावसायिक वर्ग हुआ, तो इन लोगों को जो है इन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया और इनकी जो है अलग से जातियों में इनका वर्गीकरण कर दिया गया। तो एक एग्जाम्पल है मंदसौर का। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। तो वहां से एक अभिलेख मिला है जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो लाड स्थान है जो कि गुजरात में है। तो वहां पे से ये लोग मंदसौर चले गए थे। जो ये वो थे व्यावसायिक वर्ग था, ये बुनकरों का श्रेणी होती थी कि जो इनका एक ग्रुप होता था, ये ग्रुप की तरह बनाते थे। तो ये ग्रुप की तरह कार्य करते थे। तो इसमें रेशम के बुनकर थे, उनकी एक श्रेणी का वर्णन मिला है जो कि मंदसौर से मिला है। और मंदसौर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आपको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में मंदसौर कहाँ स्थित है मैप में। यह अभिलेख सामाजिक प्रक्रिया की झलक देता है और श्रेणी के बारे में जानकारी देता है। श्रेणियां होती थी ग्रुप जो कि एक साथ इकट्ठे मिलकर कार्य करते थे, जिनका कि एक नेतृत्व होता था, एक व्यक्ति नेतृत्व करता था। तो इस तरह श्रेणियों का निर्माण होता था। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त चीजों से भी सहभागी होते थे और लोगों ने सामूहिक रूप से शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता का जो मंदिर बनवाने में वहां पर उस धन को लगाया था। तो इससे पता चलता है कि जो व्यावसायिक वर्ग था वो व्यापार तो करता ही करता था, लेकिन उससे जो प्राप्त धन था उस धन को वो और भी सामाजिक कार्यों में लगाते थे, जिस तरह की इन लोगों ने लगाया था। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं के कारण ऐसे समुदाय भी रहे जिनका ब्राह्मणीय विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उपमहाद्वीप यानी कि भारत और उसके यहाँ पे भारत उपमहाद्वीप का जो अर्थ लगाया गया है वो भारत से लगाया गया है। तो यहाँ पर विविधताओं का जो देश शुरू से ही माना जाता है। तो ऐसे समुदाय थे जो ब्राह्मणों की जो 4 वर्ण वाली बातें हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे ही जो लोग थे वो थे यायावर पशुपालक समुदाय के लोगों को मलेच कहा जाता था। इन्हें कृषि कर्मियों के सांचे में नहीं ढाला जा सकता था। यायावर पशुपालक आपने 11th क्लास में 5th चैप्टर है चंगेज खान वाला, वो यायावर जो है वो चैप्टर है, आपको याद होगा, आपने पिछले साल भी पढ़ा था। तो ये जो समुदाय के लोग होते हैं ये जगह जगह जाकर अपना जीवन यापन करते हैं और ये घूमते अपने पशुओं के साथ अपना जीवन को यापन करते हैं। तो इनको कृषि कर्मियों के भी सांचे में नहीं ढाला जा सकता था, तो इनको अलग रखा जाता था। इनको जो ब्राह्मण है वो मलेच या बर्बर जाति का कहकर पुकारते थे और इन लोगों में मतों का आदान प्रदान होता था। उदाहरण भीम का हिडंबा से विवाह। तो इनका जो ये जो थे इनका एक एग्जाम्पल है जो बाघ सदृश्यपति, ये आपकी बुक में है, इस पे पैराग्राफ भी आ जाता है, पैराग्राफ के क्वेश्चन भी। तो एक आदि परमन की एक कहानी है जिसमें कि भीम का हिडिंबा से विवाह हो जाता है, फिर से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसे कि घटोत्कच कहा जाता है। तो इस तरह पता चलता है कि जो अच्छे कुल के लोग थे वो भी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनके साथ संबंध रखते थे। इस कहानी से ये पता चलता है। तो इनमें ब्राह्मणों की जो बातें हैं, ब्राह्मणों की जो नियम बनाए गए थे उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ऐसे भी कुछ अपवाद जो है महाभारत की कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था के बाहर का मानते थे, कुछ वर्गों को अस्पष्ट घोषित कर दिया गया था। स्वयं को पवित्र मानने वाले अस्पष्ट लोगों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कुछ कार्य ऐसे भी थे जिन्हें दूषित माना जाता था। शवों की अंत्योष्टि करना और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। चांडाल को स्पर्श करना और उन्हें छूना या उन्हें देखना अपवित्रकारी माना जाता था।
हमने पहले 4 वर्ण पढ़े थे, ठीक है। इससे पहले हमने 4 वर्ण पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर हमने जातियों के बारे में पढ़ा, फिर हमने अस्पृश्य लोगों के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ रहे हैं जो अस्पृश्य भी हैं और जिनको कि चांडाल कहा जाता है। तो ये इन सब जाति और वर्णों से बिल्कुल अलग था, और इनका कार्य होता था, इनके कुछ कार्य थे, इनके कुछ कर्तव्य थे जो बताए गए हैं। चांडालों को घर से बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे। चांडाल रात में गांव और नगरों में चलने फिरने नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की अंत्येष्टि करते थे, यानी कि जिसके कोई संबंधी नहीं होता था, उन मृतकों को इनको मुखाग्नि देनी होती थी या उनकी अंत्येष्टि इनको करनी पड़ती थी। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा शियान के अनुसार अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी, जिससे अन्य लोग इन्हें देखने से बच जाएं। चीन से एक बौद्ध यात्री आए थे जिनको फाशियान बोलते हैं। उनके अनुसार जो अस्पृश्य लोग थे, जो चांडाल लोग थे, जब वो सड़क पर चलते थे तो कोई चीज या कोई थाली बजाकर या कुछ ऐसा करताल बजाकर उन्हें ये सूचना देनी होती थी कि हम बाहर निकल रहे हैं। तो अन्य लोग क्या थे, इन्हें देखने से बच जाए तो वो अपने घरों में चले जाते थे या उनको या छिप जाते थे ताकि उनको ना देख पाए। ऐसा माना जाता था कि यदि उनको देख लिया तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो चीनी यात्री, एक और चीनी यात्री आए थे श्वेतसांग। उनके अनुसार सफाई करने वालों को नगरों के बाहर रहना पड़ता था। जो इस तरह की सफाई करते थे उनको भी नगरों से बाहर रहना पड़ता था। तो चांडालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, उनको बहुत ही है दृष्टि से देखा जाता था, और उनको गांव से अलग उनकी अलग बस्तियां बसाई गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।